गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो ये मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड लेक्चर है और आज हम थोड़ा लेक्चर में नया चीज़ करेंगे। और नया ये है कि आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप ओपन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जहाँ पर, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी और उस लिंक को आपको ओपन करना है। तो जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका क्विज होगा वो आपको मिलेगा वहाँ पर। और क्विज यदि आप अटेंड करते हो तो क्विज सबमिट करने के तुरंत बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो एक आपका खुद का एवेल्यूएशन हो जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में और इस लेक्चर में कितना सीखा, ओके। और सबसे पहले जब वीडियो का स्टार्ट हो रही है तो वीडियो स्टार्ट होते ही आप लोग ये जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इसको, ठीक है। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, ओके। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो आज का टॉपिक है मेरा, एक सेकेंड, आज का टॉपिक है मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज आल्सो नोन एज मटेरियल प्रॉपर्टीज और these properties are called intensive properties because these all types of properties are not depends upon mass, okay। so मैटर नहीं करता है कि कितना मटेरियल है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता है हमारा। हमें सिर्फ यहाँ मतलब ये होता है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी है वो उसके जितने एक मॉलिक्यूल में होगी वो उसके उतने सारे कंबाइंड मॉलिक्यूल्स में भी होगी, ठीक है। तो आप कोई भी मटेरियल ले लीजिएगा तो उस मटेरियल की चाहे लेंथ 1 mm हो और चाहे 1000 mm हो, ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ आपका होगा, जो उसकी हार्डनेस होगी, जो आपकी ब्रिटलनेस होगी, डक्टिलिटी होगी, वो जितनी प्रॉपर्टी उसके बड़े साइज़ में है उतनी प्रॉपर्टी उसके छोटे साइज़ में होगी, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग सम फोर्स और आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट सम इलॉन्गेशन, कंप्रेसिव और ट्विस्टिंग, ओके। सो दीज ऑल आर नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और हो सकता है कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपका लोड पे डिपेंड करती हों, टाइम पे डिपेंड करती हों, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हों, और भी सारी कई कंडीशंस इसकी हो सकती हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज़ दैट इलास्टिसिटी, नंबर 2 इज़ दैट डक्टिलिटी, 3 इज़ दैट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, हार्डनेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, plastic deformation is also known as plasticity, okay, and Poisson ratio, proportional limit also known as Hooke's law, okay. And next one is shear modulus. Shear means shear modulus, and tensile strength, toughness, yielding, yield strength, fatigue, creep, stiffness, strength. So these all are the mechanical properties which are totally depends upon the behavior of any strain। मतलब जो स्ट्रेन का बिहेवियर होता है या फिर जो फोर्स से रिलेटेड, जो स्ट्रेस से रिलेटेड, जो स्ट्रेन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं वो ये सारी हैं, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एनालास्टिसिटी। एनालास्टिसिटी मीन्स कि एक वो रीजन और एक वो प्रॉपर्टी जो कि कभी भी अपने साइज को रिगेन करने के बाद, या हम उसका एक लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व ड्रॉ करें, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए, हियर द बिहेवियर इज इलास्टिक बट नॉट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट इमीडिएटली रिवर्सिबल। सो इट मीन्स यदि हम बात करें इन इलास्टिसिटी की तो इसमें हमारा जो बिहेवियर होता है किसी भी मेटल का, और जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वो अपने शेप में चेंज तो हो जाता है, अपनी शेप में आ तो जाता है, रिगेन तो कर लेता है, मगर जिस तरीके से, जिस फ्लो में वो अपना साइज़ को चेंज किया था उसी फ्लो में अपनी साइज़ को वो रिगेन नहीं करता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो देयर आर 2 डायग्राम्स। नंबर 1 डायग्राम इज़ दैट, मैं बात कर रहा हूँ इस डायग्राम की, एंड सेकेंड डायग्राम ये वाला है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके साइज़ में चेंज आया, मगर जैसे ही फोर्स रिमूव किया तो फोर्स रिमूव करने के बाद इसका जो साइज़ था वो चेंज तो हुआ, अपने शेप में जहाँ था वहाँ तो आया, मगर इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया। सो ये क्या है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, इमीडिएटली
रिवर्सिबल नहीं है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यदि वो इस रास्ते से जाता हो इसी रास्ते से वापस आता तो इसका मतलब वो क्या होता, कंप्लीटली रिवर्सिबल होता। यहाँ इमीडिएटली रिवर्सिबल ये चीज़ नहीं है, ओके। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, नंबर वन इज़ दैट हिस्टेरेसिस एंड नंबर टू इज़ दैट प्रीकंडीशनिंग। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो, तो एक आपका इनइलास्टिसिटी का मतलब है जब वही हिस्टेरेसिस कर्व बन के आ रहा है आपका, तो वो कहलाएगा आपका इनइलास्टिक प्रॉपर्टी। नंबर टू इज़ दैट, सेकंड वन इज़ दैट ब्रिटलनेस। तो हम बात करें ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस का मतलब जानते हो आप कि इफ़ वी आर अप्लाइंग एनी टेंसाइल फोर्स और एनी फोर्स ऑन अ मटेरियल, देन इट विल कन्वर्ट इन स्मॉल स्मॉल पीसेज विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। तो यदि कोई पीस, यदि कोई वर्क पीस पे आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई भी बिना किसी डिफॉर्मेशन के, मतलब उसके साइज में बिना कोई चेंज के वो टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, वो टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो ब्रिटलनेस क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू ब्रेक और सैटर, ओके। इट्स आल्सो नोन एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी और यू कैन सी दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन ग्लास, ओके, एंड पीनट्स ब्रिटल, ठीक है। तो ये आपको जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अगला है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि हम कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें किसी भी मटेरियल को पतले पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। जो मटेरियल हम तार खींचने के लिए, तार बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली वही मटेरियल होता है जिसके अंदर हाई डक्टिलिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डक्टिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल विच इंडिकेट द हाउ ईजिली अ मटेरियल गेट डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेसेज। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेज ये सहन कर सकता है। Ductility is often categorized by the ability of material to get stretched into a wire by pulling or drawing, ठीक है। तो हम इससे क्या हो सकता है, वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। दिस मटेरियल प्रॉपर्टी इज आल्सो एज एस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है, यदि, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर किसी बॉडी का बढ़ाएंगे, यदि कोई बॉडी डक्टाइल बॉडी है तो उसका टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी साइज में, उसके शेप में चेंज आएगा, इट विल गेट चेंज, ओके। अगली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी अ प्रॉपर्टी विच इज यूज टू कन्वर्ट अ मटेरियल फ्रॉम अ सॉलिड टू अ थिन शीट्स, ओके। सो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल which indicate the how easily a material get deform under the compressive stresses। यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस की बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं इम्पैक्ट फोर्स की बात करूँगा, यहाँ मैं कंप्रेसिव फोर्स की बात करूँगा। तो बाय यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स, बाय यूजिंग इम्पैक्ट फोर्स, वी कैन कन्वर्ट अ मटेरियल सॉलिड बॉडी इनटू अ थिन शीट। सो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी, ठीक है। और याद रहें, जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मटेरियल, ओके। अगला आपका आता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, ये एक्चुअली इलास्टिसिटी से ही आपका थोड़ा सा मिलता हुआ है, इलास्टिसिटी ही है एक्चुअली, ठीक है। उसी को आपका यहाँ पर हम लोगों ने बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन किया है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि यदि कोई मेरी एक रॉड है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, यदि कोई मेरी एक रॉड है ये वाली, ठीक है। तो इस रॉड का जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए इस जगह का पार्टिकल्स की मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये पार्टिकल्स अभी क्या है, जब इस पर कोई फोर्स नहीं है तो ये पार्टिकल्स क्या है, नज़दीक है, आपस में चिपके हुए हैं। मगर जैसे ही मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया, इसमें डेल्टा चेंज किया, तो डेल्टा चेंज करने पर क्या होगा, ये स्ट्रेच्ड होंगे, ठीक है, इट विल स्ट्रेच्ड। तो क्या होगा, आपस में इसकी लेंथ थोड़ी चेंज होगी, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट लोड इट विल कन्वर्ट देयर और इट विल रिटर्न इनटू देयर initial position। So that type of property is known as elastic deformation or elasticity, okay। elasticity, okay, don't forget it, भूलना नहीं है बेटा ये। और दूसरा आपका है कि हम इलास्टिसिटी की बात करें तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि जनरली किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। स्टील और रबर में से कौन सा इलास्टिक मटेरियल है, ये मेजरली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि स्टील
हम बात करें यदि हुक्स लॉ की, हम बात करें यदि इलास्टिक डिफॉर्मेशन की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम मटेरियल, जो मैक्सिमम फोर्स जो है वो आपका स्टील अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत अधिकतम फोर्स तक को वो आपस में साइज पे रिगेन कर सकता है। मगर ऐसी प्रॉपर्टी रबर के अंदर नहीं होती। जितना फोर्स, जितना साइज आपका यदि हम रबर का लें, उतना साइज हम यदि स्टील का लें, तो स्टील उतने साइज की जितनी होगी वो ज़्यादा फोर्स आपका अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, ज़्यादा फोर्स पे काम कर लेगी, ज़्यादा फोर्स को रिगेन कर लेगी। मगर जो आपकी रबर है वो बहुत कम फोर्स लगाने पर ही अपने को एक्सपेंड कर देगी और बहुत कम फोर्स में अपनी डिफॉर्मेशन चेंज कर देगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, स्टील आपका जो होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है इन कंपेयर टू रबर के, ठीक है। अगला आपका आता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक टर्म है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और दूसरा टर्म होता है ट्रू स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की जब मैं बात करता हूँ तो हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ फार्मूले पर होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशंस और द original dimension of any object. But in case if we are talking about the true strain, तो ट्रू स्ट्रेन का मतलब होता है कि हम जो स्ट्रेन फाइंड करें वो इंस्टेंट टाइम के लिए करें। अभी मान लीजिए से उसका बॉडी का लेंथ कुछ और है और डायमीटर कुछ और है और लेंथ में चेंज कुछ और हुआ है। अब 1 सेकंड के बाद जैसे हमने फोर्स लगाया तो कुछ और उसमें चेंज हो जाए, तो जो चेंज हुआ, ठीक है, according to their change at the time of instant time, that type of strain is known as true strain. But in case we are talking about engineering strain, that is the simply it is the ratio of change in dimensions to the original dimensions of any object, okay. So it may be length, it may be width, it may be height, okay. तो डायग्राम से आप देख सकते हो कि हम जो बात कर रहे हैं ट्रू स्ट्रेन की, उसका कर्व अलग है और जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस है उसका कर्व अलग है, ठीक है। ऐसे आपका आता है अगला इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस। सो मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस को आपको इंडिकेट किया हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, जब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस की तो फोर्स का वैल्यू जितना है पहले उतना ही रहेगा और हमारा जो एरिया था A0 वो हम उतना ही लेंगे। तो ये इससे यदि वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यदि हम ये फार्मूला हमेशा यूज कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। देयर इज़ नो चेंज इन देयर एरिया, ओके। बट यू नो दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन अ बॉडी सो इट विल चेंज, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, साइज चेंज होगा। तो उस टाइम जो आपका एरिया होगा, यदि हम उस एरिया से डिवाइड करके आपका स्ट्रेस फाइंड करते हैं तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज ट्रू स्ट्रेस, ओके। यही मैंने यहाँ पर इसमें लिख के आपको बताया हुआ है, ठीक है। जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, व्हेन वन अप्लाई अ कांस्टेंट टेंसाइल फोर्स द मटेरियल विल ब्रेक आफ्टर रीचिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तो आपका कंडीशन हो गई कि हमारा जब कोई हम फोर्स लगाएंगे उस पर बॉडी पे, तो बॉडी क्या होगी, जब उसका लास्ट मिटाएगा उसके बाद क्या होगा, बॉडी आपका आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें कि जब मटेरियल की स्टार्ट नेकिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्ट नेकिंग, तो क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट को इंक्रीज करने के बाद जो उसमें प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड नेकिंग प्रोसेस। और जो हम बात कर रहे हैं द रेशियो ऑफ फोर्स टू द इनिशियल एरिया, स्टार्टिंग के एरिया की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इफ़ द रेशियो इज़ टू द एक्चुअल एरिया, के एक्चुअली उसका एरिया हर समय कितना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू स्ट्रेन, ओके। अब आपका आगे आता है हार्डनेस। तो हार्डनेस जैसा कि आप जानते होंगे कि खुरचने का, है ना, कटने का या घिसने का कोई चीज़ विरोध करती है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज वेरी हार्ड मटेरियल और दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज हार्डनेस। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट टू परमानेंट शेप चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्सेज। दैट टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ आपको हार्डनेस को 3 टाइप से डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ दैट स्क्रैच हार्डनेस, मतलब खुरचने वाली। आइडेंटिकल, मतलब उसमें कोई हम इंप्रेशन डाल रहे हों किसी बॉल से या किसी आइडेंटर से। और तीसरा होता है रिबाउंड। रिबाउंड मतलब कि वो उसमें डायनेमिक चेंज ना आए उसकी, ठीक है। तो हार्डनेस क्या है आपको मालूम हो गया। और हार्डनेस क्या होता है, एक्चुअली ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, ठीक है।
और हार्डनेस मेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हार्डनेस मेयर करने के लिए जनरली जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है रॉकवेल हार्डनेस मशीन, ठीक है। रॉकवेल, बिर्नेल और विकर्स हार्डनेस मशीन होती हैं, मशीन एक ही होती है, बस इसके आइडेंटर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो यदि मैं बात करूँगा बिर्नेल हार्डनेस मशीन की, तो बिर्नेल हार्डनेस मशीन में हम जनरली यूज़ करते हैं आपका सर्कुलर आइडेंटर यूज़ करते हैं, और आफ्टर द इम्प्रेशन ऑफ दैट आइडेंटर ऑन मटेरियल with by using some load, so we can get the value of BHN, मतलब Bernal hardness number को हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं by using the applying force and the diameter of any आइडेंटर, ठीक है। आइडेंटर के डायमीटर से और फोर्स का अप्लाई करके हम उसके BHN नंबर कितना होगा उससे फाइंड कर लेते हैं। और सिमिलरली एक आपका रॉकवेल टेस्टिंग होती है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर वाला नीचे वाला, ये आपका रॉकवेल टेस्टिंग का है। और जो आपका पहला डायग्राम है, ठीक है, जो आपका पहला डायग्राम है, जो आप ऊपर देखे डायग्राम अभी, ये वाला बिर्नेल हार्डनेस का है, ठीक है, ये वाला बिर्नेल हार्डनेस का है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, रुको एक सेकेंड, ये वाली इसकी जो बात कर रहा हूँ ये क्या है, बिर्नेल हार्डनेस का है। दूसरा वाला किसका है, रॉकवेल का है। तो बिर्नेल में हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कुलर आइडेंटर यूज़ करते हैं, और रॉकवेल में क्या यूज़ करते हैं, हम कोई भी शेप का आइडेंटर यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ट्रेंगुलर हो सकता है हेक्सागोन आइडेंटर हो, तो वो क्या होता है आपका रॉकवेल होता है। ओके। हार्डनेबिलिटी क्या है, वही अखेर हार्डनेबिलिटी एक अलग चीज़ है। कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो प्रॉपर्टी आपका चेंज होती है मटेरियल की, कि उसकी वैल्यू, उसके क्या हार्डनेस इंक्रीज हो गई, दैट प्रोसेस इज नॉन एज हार्डनेबिलिटी। अगला है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इज नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लैग्नोट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो मैं इसको आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कोई आपका कोई बॉडी है, और इस बॉडी में आप इसका लेंथ यहाँ पर, इस लेंथ पर आप यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स इस फोर्स को लगाने पर आपकी इस लेंथ में चेंज आएगा। मैंने बोल दिया कि ये दैट चेंज इज नॉन एज EL, मतलब स्ट्रेन इन लेंथ। तो हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को होने के साथ मटेरियल तो भाई उतना ही है ना, तो क्या होगा, इसके ये जो साइज है इसका, ये वाला साइड वाला, इसमें आपका कमी आएगी, इसका साइज कम हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज नॉन एज लेटरल स्ट्रेन। तो इसे हम बोल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन, LAT, लेटरल स्ट्रेन। सो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नॉन एज पॉइजन रेशियो। अगला आपका आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ एनी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस भी बोल देते हैं। दैट इज कॉल्ड also known as Hooke's law. So it is nothing, it is the relationship between strain and stress up to the proportional limit, ठीक है। तो ये that is called, और मैं कह सकता हूँ कि stress is directly proportional to the strain up to the proportional limit, up to the proportional limit, ठीक है। याद रखना proportional limit, not up to the elastic limit, नहीं, up to the proportional limit, ठीक है। जहाँ तक इसका जो रेशियो हो वो एक लीनियर फॉर्म में काम करे। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, इसका ये वाला डायग्राम बनाते हैं कि ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और डायग्राम बनाते हैं तो ये जहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तक आपका होता है हुक्स लॉ, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। सो द रेशियो ऑफ एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका आता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हम जो कोई बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट तक की बात करेंगे, और दूसरा हो सकता है कि हम उसमें आफ्टर डिफॉर्मेशन जो उसमें परमानेंटली चेंज हुआ है प्लास्टिसिटी, उसकी बात करेंगे। और यील्ड स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम कोई बॉडी की बात करते हैं तो कोई भी बॉडी में आपका परमानेंट चेंज, कोई भी बॉडी में आपका परमानेंट चेंज जहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है वो आपका यील्ड स्ट्रेस होती है, वहीं तक आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है। उसके बाद आपका स्ट्रेस जो होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तरीके से। टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है एक्चुअली क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की जो कि मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम स्ट्रेस कितना सहन कर लेगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट।
और याद रहे टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेस दोनों एक नहीं होती, दोनों की यूनिट सेम होती है मगर दोनों एक नहीं होती। स्ट्रेस अलग चीज़ है, स्ट्रेस में चेंज हो जाते हैं, हो सकता है परमानेंट चेंज हो सकता है इलास्टिक चेंज हो, मगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ में चेंज की बात नहीं होती। अगला आपका आता है टफनेस। टफनेस इज नथिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल अप टू द फ्रैक्चर अप पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टफनेस। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगला लास्ट है आपका यील्डिंग। तो यील्डिंग को आपको मालूम होगा, यील्डिंग का क्या मतलब है। यील्डिंग, द यील्ड स्ट्रेस इज यूजुअली अ मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिंस वंस द इट इज पास द स्ट्रक्चर हैड डिफॉर्म्ड बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स। यदि हम बात करें यील्डिंग की, तो जहाँ तक मैक्सिमम चेंज हो सकता है बॉडी का अंडर द अप टू द इलास्टिक लिमिट, so that type of stress is or that type of position is known as yielding. After that it will converted into plastic deformation. ठीक है, तो जहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो जाएगी वो आपका कहलाएगा, जहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो रही है वहाँ तक यील्डिंग है, उसके बाद यील्डिंग नहीं है, उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस है और फ्रैक्चर स्ट्रेस है। ओके, यहाँ एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ राइज एंड रन। राइज मतलब स्ट्रेस है, रन मतलब स्ट्रेन है। फटीग, फटीग एक्चुअली कोई भी मटेरियल की वीकनेस है जो कि साइक्लिक लोडिंग पे काम करती है। यदि कोई आपका मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई शाफ्ट है, और उस शाफ्ट को हम रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, रोटेट कराते टाइम उसका जो सेल्फ वेट है वो उस पर काम करेगा और उस बॉडी को धीमे धीमे डिफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो उस बॉडी में क्या होगा कि जैसे ही वो आपका रोटेट करेगी, तो रोटेट करते टाइम उसके फाइबर्स पे वन साइड आपका टेंसाइल काम करेगा और सेकंड साइड आपका काम करेगा कंप्रेसिव। फिर जैसे ही आपका हाफ राउंड रोटेट कर लेगा वो, तो उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, मतलब उसके जो सिग्निफिकेंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही साइंस चेंज होंगे क्या होगा, आपका साइक्लिक लोडिंग शुरू हो जाएगी। साइक्लिक लोडिंग का मतलब ये है कि कभी लोड उस पर पॉजिटिव, कभी लोड उस पर नेगेटिव। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फटीग। ठीक है, और इसकी लिमिट्स भी होती है, 10 की पावर 7 साइकिल्स तक इसको यूज करते हैं। एसन कर्व में आपको दिखाया होगा शायद। क्रीप, creep is the property of a material which indicate the tendency of material to move slowly and deform permanently. होता क्या है क्रीप में, आपका अंडर द फोर्स एंड अंडर सम टाइप्स ऑफ टेम्परेचर चेंज होता क्या है कि बॉडी आपकी धीमे 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 डिफॉर्म होती है, मगर उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है दैट डिफॉर्मेशन इज नोन एज परमानेंटली चेंज, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, The creep is more several in material that are subjected to heat for long time, slip in material in a plane with high density of atoms. तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो किसकी हैं, क्रीप की हैं। वैसे भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो क्रीप का आपका क्लियर हो जाएगा कि क्रीप के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। स्टिफनेस, स्टिफनेस इज नथिंग, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड फोर्स, कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करें वैसे वैसे उस बॉडी में चेंज आए, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। ठीक है, अब मान लीजिए आप स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, तो स्प्रिंग पे हम जब भी कोई लोड लगाते हैं तो जितना जितना लोड उस पर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके साइज में चेंज होता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। ओके, इट इज़ नथिंग, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। It is nothing, it is also ability of any object to resist or to resist the stress, applying force or applying stress on a material, ठीक है, by using some external forces. Last one is that religions. Religions को हम लोग strain energy भी बोलते हैं। ठीक है, energy is produced due to strain in a body, दैट इज ऑल्सो नॉन एज रिलीजियंस। ठीक है, बट ये होता क्या है कि अप टू इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है, अप टू इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो अप टू इलास्टिसिटी यदि हमारे कोई बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड रिलीजियंस। जैसे कि हम लोग बात देखेंगे ना, बच्चों की गाड़ी में स्प्रिंग लगी होती है, उसमें चाबी भरते हैं, तो चाबी क्या करती है, चाबी उसमें जो लगी हुई पत्ती है उसको डिफॉर्म करती है, उसको चेंज करती है, उसमें स्ट्रेन पैदा करती है। तो वो स्ट्रेन क्या करती है, वो स्ट्रेन अपने अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। कब तक, जब तक उसमें इलास्टिक लिमिट है।
जब तक उसमें इलास्टिक लिमिट है। जैसे ही आप फोर्स हटा लोगे, जैसे ही आप चाबी निकालो, क्या होगा, वो अपनी शेप में रिगेन होना चाहिए, और रिगेन होगी क्या होगा, वो फोर्स को रिलीज करेगी। दैट रिलीजिंग ऑफ फोर्स इज नॉन एज रिलीजियंस। इट विल बी अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड। और अभी जो ऑनलाइन टेस्ट है वो देना ना भूलें, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है लिंक, ज़रूर दें ऑनलाइन टेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय।